दोस्तों 17वीं शताब्दी में एक जर्मन फिलोसोफर लेविनिज ने हमारे सामने एक काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट रखा और वो आर्गुमेंट था वाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग। लेविनिज इस सवाल के जरिए गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। उनकी रीजनिंग कुछ इस प्रकार की थी। नंबर 1, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। नंबर 2, if the universe has an explanation of its existence, then that explanation is God. Number 3, the universe exists. And number 4, therefore the explanation of universe existence is God. अगर आप इन लॉजिक्स को ध्यान से पढ़ो और देखो तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली गॉड एग्जिस्ट करते हैं। पर लेविनिज के द्वारा इन कही गई चारों स्टेटमेंट में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है नंबर 3 कि द यूनिवर्स एग्जिस्ट, कि ये ब्रह्मांड असल में मौजूद है। पहली स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल है कि हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसके एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन होता है। यस, हम लोग अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड्स, एटम्स, रेनबो, एटमॉस्फेयर और भी कई सारे मटेरियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट। पर बात केवल यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि लेविनिज इस आर्ग्यूमेंट में सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को भी जोड़ना चाह रहे थे। वो इसमें गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट को जोड़ रहे थे। यहाँ पर गैप साइंटिफिक नॉलेज के गैप को दर्शाता है। यहाँ पर इस केस में क्योंकि ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है एंड साइंस पूरी तरह से इस ब्रह्मांड को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो ओनली भगवान यानी कि गॉड ही इस ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह जर्मन फिलोसोफर लेविनिज गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे थे। अब इसके बाद हमारी साइंटिफिक नॉलेज को सक्सेस 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच मिली, जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ग्रेविटी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री और भी कई सारी ब्रांचेस क्रिएट हुई, जिसने साइंस और रिलीजन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट किया। एंड ये ट्रेंड 300 सालों तक चलता रहा एंड मोस्ट ऑफ द पीपल साइंस और रिलीजन के बीच के डिफरेंस को काफ़ी अच्छे से समझने लगे। भले ही रिलीजन कई सारे वैज्ञानिकों को इंस्पायर करे, पर अब रिलीजन साइंस एंड रिसर्च का पार्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक और स्ट्रेंज और अजीबोगरीब आइडिया की ओर लेकर चलता हूँ, और वो स्ट्रेंज आइडिया है मल्टीवर्स। इसकी जड़ें कई सदी पुरानी हैं। अगर हम मल्टीवर्स के मॉडर्न आइडियाज़ पर बात करें तो इसके मेनली 2 इंस्पिरेशंस हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी एंड सेकंड, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड ने काफ़ी सुपर फास्ट और एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन किया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद। ये एक्सपेंशन एक हाइपोथेटिकल फील्ड के द्वारा काफ़ी हाई स्पीड पर हुआ था, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बेसिकली ये एक फ्लूइड की तरह है जो कि स्पेस के हर एक हिस्से को पेनिट्रेट करता है एंड इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पेस को पुश करता है। इसका सिंपल पिक्चर आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्लाइड से नीचे जाता है, तो बेसिक सा सवाल ये है कि आखिर वो चाइल्ड नीचे क्यों जाता है। इसका सिंपल सा जवाब ये है क्योंकि वो चाइल्ड ग्राउंड पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जैसे जैसे वो चाइल्ड स्लाइड हो रहा है। और जब वो बच्चा ग्राउंड से टकराएगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और इम्पैक्ट के समय जो एनर्जी बची होगी वो फ्रिक्शन और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्फ्लेशन भी बिल्कुल इसी तरह का है। अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये स्टार्ट हुआ था और जैसे जैसे ये स्लाइड हुआ ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब क्योंकि इन्फ्लेशन पूरे स्पेस को फिल करता है तो ये प्रोसेस स्पेस को एक्सपेंड करती है, बिल्कुल बैलून के जैसे। अब इसमें मल्टीवर्स का आइडिया तब आता है जब हम इसमें क्वांटम फिजिक्स की पिक्चर को ऐड करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में सभी चीज़ें जिटरी और ब्लरी होती हैं, और हम इस इन्फ्लेशन को भी ब्लरी कह सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन के डाउनहिल जाते समय क्वांटम इफेक्ट इसको किसी और रीजन ऑफ स्पेस में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब क्योंकि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये डिटरमाइन करती है कि कितना फास्ट यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से रीजन ऑफ स्पेस फास्ट और स्लो एक्सपेंड करते हैं। मतलब क्वांटम इफेक्ट के कारण इन्फ्लेशन अलग अलग रीजन ऑफ स्पेस में हो सकता है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स स्प्लिट हुआ
मल्टीपल यूनिवर्सेस में, जिसमें से हर एक यूनिवर्स का अपना खुद का एक एक्सपेंशन रेट होगा और इन सारे यूनिवर्सेस के कलेक्शन को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, जिसमें से किसी एक मल्टीवर्स में आप इस वीडियो को देख रहे हो। वैसे मल्टीवर्स का आइडिया अपने आप में हमारी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज की एडवांसमेंट को दर्शाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे लिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के आइडिया को भी लेकर आता है। वैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में आप कितना जानते हो? अपने थॉट्स हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कुकू एफएम की बुक समरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को सुनने के बाद। वैसे अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका अमेजिंग सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। अब अगर हम दूसरे टाइप के मल्टीवर्स की बात करें तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में मल्टीवर्स आता है स्ट्रिंग लैंडस्केप से। अगर ब्रीफली बात करें तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को 6 एक्स्ट्रा डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, मतलब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी रहती है 9 डायमेंशनल स्पेस में। इस ब्रह्मांड के इतिहास के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्ली यूनिवर्स में 9 में से 6 डायमेंशन काफ़ी टाइनी लेवल पर कंप्रेस्ड थी और बाकी की 3 डायमेंशन जिसमें हम रहते हैं वो समय के साथ ग्रो कर रही थी। अब इन एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस के पास पर्टिकुलर टोपोलॉजी भी होती है। इनफैक्ट इनके पास कई सारे डिफरेंट टोपोलॉजी और शेप्स हो सकते हैं, जिसमें से हर एक टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप के 3 डायमेंशनल यूनिवर्स को डेवलप करेगी। मतलब ये 6 डायमेंशनल स्पेस की अलग अलग टोपोलॉजी और शेप अलग अलग डिफरेंट टाइप के 3 डायमेंशनल यूनिवर्स के प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेंगे और बनाएंगे एक मल्टीवर्स। अब ये थ्योरी ये भी प्रेडिक्ट करती है कि कैसे यूनिवर्स उस तरह का है जैसा कि वो हमको दिखता है। बाय द इलेक्ट्रॉन हैज़ फिक्स मास, ऐसे ही क्यों ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पास इंटेंसिटी उतनी ही क्यों होती है जितनी कि वो शो करते हैं? जवाब आसान है कि ये है 6 डायमेंशनल स्पेस के पर्टिकुलर टोपोलॉजी की वजह से। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट टाइप के स्पेस को इमेजिन कर सकते हैं जो कि उन सारे पॉसिबल शेप्स के सेट्स होंगे जो कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस के पास है, जिसमें से हर एक सेट एक डिफरेंट 3 डायमेंशनल यूनिवर्स को जनरेट करेगा जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसमें से हमारा यूनिवर्स भी एक यूनिवर्स है। मतलब सुपर स्ट्रिंग मल्टीवर्स उन सारे यूनिवर्सेस का कलेक्शन है जो कि स्ट्रिंग लैंडस्केप से पॉपअप होते हैं। पर अब इन सब चीज़ों का गॉड से क्या लेना देना? तो इस थ्योरी के सपोर्टर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारे यूनिवर्स काफ़ी बारीकी से फाइन ट्यून है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी फाइन ट्यूनिंग के साथ बनाया गया है और ये प्रॉपर्टी एक ऑब्जर्वर के भी एग्जिस्टेंस को इंक्लूड करती है। एंड फाइन ट्यूनिंग के लिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंटली एक फाइन ट्यूनर की भी ज़रूरत होगी और वो फाइन ट्यूनर कोई और नहीं बल्कि वो है खुद गॉड। एंड अगर आपको एक फाइन ट्यूनिंग गॉड की ज़रूरत नहीं है देन कई सारे पॉसिबल यूनिवर्स का ये कलेक्शन एक तरीके से कॉस्मिक लॉटरी गेम कहलाएगा, जिसमें से हमारा यूनिवर्स उन सारे यूनिवर्सेस में से एक है। और लकीली हम उस कॉस्मिक लॉटरी गेम को जीत भी गए और हमको एक ऐसा यूनिवर्स मिला जहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस काफ़ी अच्छे से है। पर आखिर ये कमेंट कितना रीजनेबल है? तो फिजिकल पर्सपेक्टिव से हमको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी ही फंडामेंटली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, जिसके अंदर प्रेडिक्शन ऑफ सुपर सिमेट्री भी है। सुपर सिमेट्री नेचर की एक एक्स्ट्रा सिमेट्री है जो कि ये प्रेडिक्ट करती है कि हर एक पार्टिकल के पास एक सुपर सिमेट्रिक पार्टनर भी होगा। पर अभी तक हमारे पास इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का 0 एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ना ही हमने कभी एक्स्ट्रा डायमेंशन को फाइंड किया और ना ही कभी हमने इन सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया। हमारी अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इन सुपर सिमेट्रिक हैवी पार्टिकल्स को नहीं देख सकते एंड इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को भी नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशनल लिमिट से भी ज़्यादा छोटी हैं। हमारी मशीन्स की लिमिटेशंस की वजह से हम उन हैवी पार्टिकल्स और एक्स्ट्रा डायमेंशंस को नहीं देख पाए। और यही सेम चीज़ हमारे मल्टीवर्स के साथ भी है क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिवर्स
हमारे खुद की यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते होंगे और इसलिए हम इनको डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट सिग्नल भी हो, पॉसिबली पास्ट कोलिजन के द्वारा आए हुए सिग्नल, पर अभी तक हमने उनमें से किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट नहीं किया। अगर फिजिकल ग्राउंड की बात करें तो स्ट्रिंग लैंडस्केप मल्टीवर्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। अब ये बात मल्टीवर्स एंथुसियास्ट के लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, पर यह बात क्लियर है कि मल्टीवर्स एक क्यूरियस इन्वर्जन है। वो बिल्कुल गॉड ऑफ द गैप्स का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि गॉड को भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, उसी तरह मल्टीवर्स को भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता। गॉड यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी तरह मल्टीवर्स भी यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकता है। तो मल्टीवर्स इज नथिंग बट एन गॉड, मतलब मल्टीवर्स भी भगवान की तरह है। सुनने में आपको ये अजीब लगी ना, राइट? अब इससे भी ज़्यादा अजीब आपको मल्टीवर्स के बारे में क्या लगता है? अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमको नीचे लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।